नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। 1 जून से लॉकडाउन 5 का आगाज। बिना पास के दूसरे राज्यों में जा सकेंगे लोग। मन की बात में बोले पीएम मोदी, अब और सतर्कता की जरूरत। श्रमिक ट्रेनों की लेट लतीफी पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। 40% ट्रेन देरी से चल रही है। 80 से अधिक लोगों की सफर के दौरान मौत। श्रमिकों के साथ और ज्यादा संवेदनशील होने की थी जरूरत। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर उठाए सवाल। पूछा, नोटबंदी और जीएसटी गुड गवर्नेंस कैसे? 6 साल में सरकार ने किए अपने एजेंडे के काम। कोरोना वायरस की चपेट में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। पत्नी, पुत्र और बहू समेत कुल 22 लोग संक्रमित। सीएम सहित पूरी कैबिनेट को किया जा सकता है क्वारंटीन, सूत्रों के हवाले से खबर। और नेपाल सरकार ने विवादित नक्शे वाला बिल संसद में पेश किया। भारत ने जताया था कड़ा एतराज। नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल में दिखाया गया है। केंद्र ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन का नाम बदलकर अनलॉक 1 किया गया है। नई गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार समेत कई राज्य लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस के तहत कोरोना के कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक फेज 1 में 8 जून से सभी धार्मिक जगहों, होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत होगी। केंद्र सरकार जल्द ही इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करेगी। वहीं फेज 2 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे। फेज 2 पर फैसला जुलाई में होगा। वहीं फेज 3 का स्थिति का आकलन करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने की तारीख तय की जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 2 राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से कोई इजाजत या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर राज्य पब्लिक हेल्थ का आकलन कर लोगों की आवाजाही को लेकर फैसला ले सकते हैं। वहीं सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे। वहीं सोमवार से रेलवे देश भर में 200 स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि कल से देश भर में शुरू हो रही 200 स्पेशल ट्रेनें नागरिकों को घर जाना अब आसान और सुरक्षित होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि 200 नई ट्रेनों में यात्रियों को सफर से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए 21 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 1 जून से शुरू हो रही 200 नई ट्रेनों के लिए रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट बुक कराए जा सकते हैं। हमने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू की थी और आज तक हमने करीब 4050 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और 54 लाख से ज़्यादा जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हमने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है। इन 4050 ट्रेनों में जो सबसे ज़्यादा ट्रेनें गई हैं और वो यूपी और बिहार में गई हैं, करीब करीब 80%। और अगर मैं आपको संख्या बताना चाहूँ तो यूपी में 1660 ट्रेन और बिहार में 1476 ट्रेन गई हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरात से निकली हैं, 1021 ट्रेन। उसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां से 790 ट्रेनें निकली हैं। उधर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों की लेट लतीफी और सफर के दौरान मजदूरों की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मृत्यु हो गई। 40% ट्रेनें लेट चल रही हैं। कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई। कई जगह यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इन सब के बीच रेल मंत्रालय का ये कहना कि कमजोर लोग ट्रेन से यात्रा ना करें चौंकाने वाला है। श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत से उपेक्षा की गई, जबकि इस मौके पर श्रमिकों के साथ ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम लेना चाहिए। यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए कहा कि 8 जून से यूपी में धार्मिक स्थल खुलेंगे, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। 8 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुल जाएंगे। यूपी में आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर खोलने पर फैसला जिलाधिकारी लेंगे। वहीं यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। वहीं यूपी में रोडवेज के साथ साथ प्राइवेट बस चलाने की भी इजाजत दी गई है। टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे। बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की इजाजत रहेगी। हालांकि मेट्रो, जिम, स्विमिंग पूल उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज खोलना जुलाई के लिए प्रस्तावित है। साथ ही बारात घर में 30 लोगों को इजाजत होगी। हथियार के साथ बारात घर में जाने पर प्रतिबंध होगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। कोरोना का एक भी केस आया तो 250 मीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन बनेगा। 2 केस आने पर कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। वहीं अगर किसी सोसाइटी में एक टावर के एक फ्लोर में केस आने पर पूरा फ्लोर सील होगा। 100% हाजिरी के साथ सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। साथ ही यूपी के सरकारी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेगी। बाजार जो भी है, समस्त बाजार वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। यानी बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो, इसलिए समय बढ़ा दिया गया है। क्योंकि कम समय अगर बाजार खुलती हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। बाजारों को स्प्रेड किया गया है और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाजारों को अब खोल दिया जाए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप। सुपरमार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मिठाई की दुकान खोलने का निर्देश पहले ही था, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। बाजार राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस 30 जून तक जारी रहेंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट और सैलून खोले जा सकेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इन्हें 8 जून के बाद भी नहीं खोला जाएगा। पार्क खुल सकेंगे, लेकिन ओपन जिम बंद रखे जाएंगे। पार्कों में झूलों पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्यालयों में 100% कर्मचारी और अधिकारी आ सकेंगे। सिटी बसें भी अगले आदेश तक बंद रहेगी। राज्य में कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और सार्वजनिक स्थान पर शराब और तंबाकू के सेवन पर रोक रहेगी। वहीं विवाह समारोह के लिए एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी। अंत्योष्टि में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजीव स्वरूप ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना के साथ ही जीना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, सारी समस्त शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। केवल ऑनलाइन लर्निंग होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल और इस तरह से सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का ना तो कोई फंक्शन होगा और ना ही कोई सम्मेलन होगा।
राजस्थान में बीजेपी का एक कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कार्यकर्ता बीजेपी के दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा के निधन पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचा था। भंवरलाल शर्मा के अंतिम दर्शन के लिए कई और नेता भी पहुंचे थे। इस सूचना के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में हड़कंप है। कई ने खुद को होम क्वारंटीन भी कर लिया है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर दबाव के बीच जीएसटी परिषद की बैठक 14 जून को हो सकती है। ये कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक होगी। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन प्रभावित हुआ है। जीएसटी परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 जून को जीएसटी परिषद की संभावित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें कि मार्च में आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में कोरोना वायरस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में चर्चा की गई थी। हालांकि तब भारत में इस महामारी के संक्रमण के मामले काफी कम थे और तब लॉकडाउन भी लागू नहीं हुआ था। खबर है कि वित्त मंत्रालय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण टैक्स कलेक्शन में गिरावट के बावजूद जीएसटी परिषद की अगली बैठक में गैर जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि यदि गैर जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाई जाती हैं तो इससे इन वस्तुओं की मांग और कम हो जाएगी और आर्थिक सुधार प्रभावित होंगे। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। प्रेस से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि पिछले 2 महीनों में जीएसटी संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपए का हुआ है। हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्होंने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ नहीं मिला जबकि दूसरे राज्यों को मिला है। पड़ा है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के रेवेन्यूज पर भी पड़ा है। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के ज़रूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,295 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 19,844 पर पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 473 हो गया है। दिल्ली पुलिस के 2 और जवानों की मौत कोरोना से हो गई है। सुल्तानपुरी थाने में तैनात एएसआई विक्रम और कमला मार्केट में तैनात जवान शेषमणि की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों का इलाज बेस हॉस्पिटल में चल रहा था। अब तक 3 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना से हो गई है, जिससे पुलिस महकमा सख्ते में है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। सतपाल महाराज के 2 बेटे और बहुएं भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सतपाल महाराज के परिवार के सदस्यों, स्टाफ समेत कुल 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है।
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पूरी कैबिनेट को भी क्वारंटीन करने की तैयारी है। सतपाल महाराज ने 29 मई को देहरादून में कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया था। इसी को देखते हुए सीएम समेत पूरी त्रिवेंद्र कैबिनेट को क्वारंटीन में भेजने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की परेशानी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में किसान उपार्जन केंद्रों के बाहर भीषण गर्मी में भूखे प्यासे लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी उपज बेचने के लिए खड़े हुए हैं। कई गेहूं खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी है, तुलाई व्यवस्था नहीं होने से खरीदी प्रभावित हुई है, किसान परेशान हुए हैं। इसे देखते हुए गेहूं खरीदी की तारीख को भी सभी केंद्रों पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इन उपार्जन केंद्रों पर रखे गेहूं का शीघ्र परिवहन कर भंडारण करवाया जाए, क्योंकि भविष्य में बारिश की संभावना से खुले में रखा गेहूं खराब होने की आशंका है। कोरोना के कहर के बीच मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर लगातार जारी है। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रेमचंद गुड्डू को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, रामनिवास रावत और कई नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता दिलवाई गई। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस छोड़ी थी। जिस व्यक्ति के प्रताड़ित होकर मैं बीजेपी ज्वाइन की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की पीठ में छुरा मार के कांग्रेस की सरकार गिरा के, तो मैं जिस व्यक्ति की वजह से बीजेपी में गया था, अब वो बीजेपी में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बीजेपी में रहना ठीक नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। हम जो देंगे वो दान है, सरकार जो देगी वो लोन है। राजनीति सिर्फ प्रचार बन जाएगी तब तो मोदी जी सही देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनसे अच्छा प्रचार तो कोई कर नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितनी पावर्स हैं वो पूरी पीएमओ में जाकर सिमट गई हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसा क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें बैटिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, बॉलिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, एम्पायर भी मोदी हैं, कीपर भी मोदी हैं, दर्शक भी मोदी हैं, ताली भी खुद ही बजा रहे हैं। कितनी जान कन्हैया ने अभी तक लेफ्ट में फूकी है, मेरा एक सवाल आपसे। ये एक व्यक्ति केंद्रित सवाल ही नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव का सवाल है, ये एक आइडियोलॉजी का सवाल है। लेकिन अगर आज इस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी आपके सामने होंगे तो एक लाइन में आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी एक तो इस कुर्सी पे क्यों होंगे, प्रधानमंत्री जी इमेजिन कर लीजिए, हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं राजनीति में। इमेजिन ही करना है तो फिर मोदी जी को क्यों इमेजिन करें, बर्नी सैंडर्स को इमेजिन ना करना है। देखिए ऑन रिकॉर्ड सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। प्रधानमंत्री मोदी ने 65वीं बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल चुका है, ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाने जैसे नियमों के पालन में जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी काफी कम है। हमारे देश में कोरोना बाकी देशों की तुलना में कम फैला है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका हम सबको गहरा दुख है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ सामूहिक प्रयास से मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। कोरोना वॉरियर्स लगातार सेवा में जुटे हैं। हजारों लोग सेवा भाव से दूसरों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों की संकल्प शक्ति और
सेवा शक्ति से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में गांव से लेकर शहरों तक कोरोना से लड़ाई में नए नए तरीके इजाद किए हैं। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाले मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। पंजाब के पठानकोट में एक दिव्यांग व्यक्ति कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस शख्स के पास बहुत धन है और इसकी कोई बड़ी आमदनी है, बल्कि लोगों से मांगकर जो कमाई हो जाती है उसी का एक बड़ा हिस्सा वो लोगों की मदद में खर्च कर देता है। पीएम ने भी मन की बात में इस शख्स का जिक्र किया। दरअसल समाज की मदद के लिए बहुत अधिक आमदनी होना जरूरी नहीं है, जज्बा ही काफी है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला। यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया। कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने पूछा है कि बीजेपी 6 साल के कामकाज से गुड गवर्नेंस का दम भर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि नोटबंदी और जीएसटी गुड गवर्नेंस कैसे हैं। इसके अलावा सिब्बल ने यह भी कहा कि 24 मार्च से पहले बीजेपी अपने एजेंडे के काम करने में जुटी थी, लेकिन महामारी की वजह से अब बीजेपी की पोल खुल गई है। CAA 370, ट्रिपल तलाक, NRC, पॉपुलेशन रजिस्टर, राम जन्मभूमि, ये इनका पोलराइज्ड एजेंडा, कम्युनल एजेंडा मई 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक था। तो ये जो सरकार का एजेंडा रहा है ये 24 मार्च को बदल गया। ये महामारी ने सरकार की लाचारी दिखा दी। सबसे दुनिया में सबसे बाहुबली भी इसका सामना नहीं कर सकता। The Prime Minister talks about protecting democracy. Actually, till March 24, they tried to throttle democracy. He says he got rid of corruption and misgovernance. Demonetization was good governance, according to the Prime Minister. Multi-layered GST was good governance, according to the Prime Minister. I'd like to ask. These agendas prior to March 24 were good governance. Were symbols of good governance. I'd like to ask, what is the definition of good governance? I mean, there is a scam in Himachal just recently on PPE where the BJP chief has resigned. The kind of quality PPEs that are now distributed to doctors, it's a matter of shame. And he said he made India a global leader. Global leader of which world?
कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई प्रवासी मजदूरों की समस्या को जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने सरकार की गलत नीतियों और असंतुलित विकास का नतीजा बताया है। प्रवासी मजदूरों की समस्या और उसके समाधान के बारे में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार ने भाषा से बातचीत में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है। इन प्रदेशों की बचत दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों के जरिए इनके घर परिवार को जो पैसा जाता था, अब वो भी प्रभावित हुआ है। इसका असर भी राज्यों पर पड़ेगा। अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि मनरेगा में सरकार ने हाल में आर्थिक पैकेज के तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त डाले हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसमें कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त डालने चाहिए और बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मुहैया कराना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना को लागू करना चाहिए और ये सब युद्ध स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि स्थिति युद्ध से भी बदतर है। लोगों को काम मिलने से उनके पास पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी, उद्योग निवेश के लिए आकर्षित होंगे। नेपाली संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश किया गया है। नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल का दिखाया गया है। दरअसल हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने उस मैप को मंजूरी दी थी जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया गया था। संशोधन विधेयक के जरिए नेपाल भारत के इलाकों काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की संवैधानिक मान्यता देना चाहता है। पिछले दिनों भारत के इन हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। अब नेपाल ने भारत के उन्हीं हिस्सों को नेपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने वाला बिल पेश किया है। इस बिल को नेपाली कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। नेपाली कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि वो संशोधित बिल के समर्थन में वोट करेगी। नेपाल के दावे को भारत सिरे से खारिज कर चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए मैप को लेकर कहा था कि ये एक तरफा कृत्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, ये द्विपक्षीय समझ के विपरीत है। वहीं सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल के इस कदम पर कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर यह मुद्दा उठा रहा है। दिल्ली में मानसून से पहले हुई बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को ऐसा नजारा दिखाई दिया जो पहाड़ों पर ही अक्सर नजर आता है, या यूं कहा जाए कि साफ आसमान में ही ऐसे नज़ारे नजर आते हैं। और अगर ऐसा नज़ारा शहरी इलाकों के धूल भरे आसमान में नजर आए तो वो किसी सपने से कम नहीं। लेकिन ये नज़ारा नजर आया और दिल्ली एनसीआर के लोगों ने अपनी आंखों से रेनबो को देखा और देखते ही रह गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।